एक बुक मेरे पास सुबह की एक बुक मेरे पास है, ये बुक किसका है? ये बुक किसका है? Good afternoon, everybody. See, this is the last session for derivatives as far as CFA is concerned, right? और फिर नया सब्जेक्ट चालू करेंगे. So let us, and today it will also be like a bit of mop up. Okay, जो दो चैप्टर्स है CFA में डेरिवेटिव्स के, उसमें छोटा मोटा कुछ रह गया है, कुछ भी वो सब देखते जाएंगे, so that we are comprehensively done with the subject. देखो, एक तो पेज 9 पे आ जाओ, तो पेज 9. उसमें क्रेडिट डेरिवेटिव लिखा है नीचे, राइट? क्रेडिट डेरिवेटिव लिखा है. तो एक चीज मोटी मोटी याद रखो, हम पोर्टफोलियो में भी पढ़ेंगे कि टोटल जो रिस्क्स होते हैं ना, रिस्क्स वो 3 टाइप के होते हैं. एक्चुअली तो बहुत सारी टाइप्स है, बट मेन जो है मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क. ठीक है? तो अब तक हमने जो डेरिवेटिव देखे थे ना, वो सब मार्केट रिस्क से डील करते हैं.
मार्केट रिस्क मतलब क्या कि मार्केट का कोई मेजर वेरिएबल चेंज हो जाए और उसके कारण जो रिस्क है, राइट, सपोज मेरा बिजनेस है ज्वेलरी का, तो सोने चांदी का भाव बहुत चेंज हो गया, राइट, तो दैट्स अ मार्केट रिस्क, राइट। सपोज मैं बैंक हूं तो इंटरेस्ट रेट में बहुत भारी फेरफार हो गया, तो वो भी एक मार्केट रिस्क है, राइट। सपोज आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन बट आई हैव गॉट से साइजेबल पोर्टफोलियो इन इक्विटी, राइट। सपोज मेरे नेटवर्क के हिसाब से सपोज 30-40 लाख इज सिग्निफिकेंट, उतना मेरा पोर्टफोलियो है, और जो स्टॉक मार्केट है वो ज्यादा बढ़ गया या गिर गया, तो दैट इज ऑल्सो मार्केट रिस्क। तो उन सब रिस्क के लिए हमने जो डिस्कस किया ना अभी कि फॉरवर्ड होता है, फ्यूचर्स होता है, ऑप्शंस होता है, तो नॉर्मली वो सारे कौन से रिस्क को एड्रेस करते हैं, मार्केट रिस्क को, राइट। लेकिन दूसरा रिस्क क्या है उतना ही जो कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खास करके ओटीसी में, राइट। दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक्सचेंज और ओटीसी। एक्सचेंज में तो काउंटर पार्टी रिस्क है नहीं, क्रेडिट रिस्क है नहीं, राइट, लेकिन ओटीसी में क्रेडिट रिस्क है, राइट। और खास करके फिक्स्ड इनकम में जो बॉन्ड्स होते हैं, राइट, सपोज आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में खरीदो इंडिया में, तो कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, क्योंकि सरकार तो पैसा वापस दे ही देगी, क्योंकि दूध की धुली नहीं है बट प्रिंटिंग प्रेस है, राइट, पैसे छाप तो सकते ही है, राइट। सो देयर इज नो क्रेडिट रिस्क फॉर अ सोवरेन, बट सपोज आई हैव invested in a 10-year bond of say Tata, so although it's a very good company but 10 years is a long period, तो 10 साल में ऐसा कुछ हो सकता है कि उसकी कुछ कैपेसिटी हिल जाए, ना रहे कि वो मुझे रीपे कर पाए, तो वो जो रिस्क होता है दैट इज क्रेडिट रिस्क, कि अपना जो पैसा है वो वापस ना आए, दैट इज क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क के लिए कुछ डेरिवेटिव होते हैं which are called credit derivatives, they are mostly like insurance products, राइट, मोस्टली वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं कि सपोज मैंने 10 साल का टाटा स्टील का बॉन्ड लिया है, राइट, और उसमें मेरे को ब्याज मिल रहा है सपोज 8%, मेरे को 8% ब्याज मिल रहा है, बट आई एम वरीड कि 10 साल में कुछ हो जाए टाटा स्टील को और पैसा वापस ना आए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्रोटेक्शन बाय कर सकता हूं, एंड दैट प्रोटेक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट डेरिवेटिव, कि भाई टाटा स्टील को कुछ भी हो गया तो मेरा जो नुकसान होगा वो मुझे वापस मिल जाएगा, और उसके सामने हर साल मुझे कुछ फिक्स अमाउंट दे देने की, जस्ट लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। सपोज टाटा स्टील के बॉन्ड में हर साल 8% मैं कमा रहा हूं, तो बोले आधा टका मेरे को दे दो, दैट इज द प्रीमियम, राइट। तो 1 करोड़ का बॉन्ड है, बराबर, तो 1 करोड़ का 0.5% कितना होगा, 50,000, तो हर साल प्रीमियम 50,000 दे दो 10 साल तक, अगर कभी भी कुछ भी हुआ क्रेडिट रिलेटेड तो जो नुकसान होगा वो मुझे दूसरी पार्टी दे देगी, राइट। तो मेनी इंश्योरेंस कंपनीज, लार्ज कॉर्पोरेशंस इन द वर्ल्ड, दे सेल दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो दिस इज क्रेडिट डेरिवेटिव। और उसमें जो सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, सीडीएस। वो मैंने समझा ऐसा ही है कि हर साल फिक्स दे दो और अगर नुकसान होगा तो सामने वाली पार्टी आपको दे देगी, और क्रेडिट ऑप्शन भी होता है, तो अलग अलग लिखे टर्म्स, वो सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्रेडिट डेरिवेटिव्स था जो हमने किया नहीं था, राइट। अच्छा, नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है जो काफी भयंकर तरीके से इन लोगों ने लिखा है, I don't know why. अच्छा, पेज 18 पे शुरू हो रहा है, राइट, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर वैल्यूएशन, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स वैल्यूएशन। तो उसमें बहुत अलग अलग चीजें लिखी है। तो रिस्क अवर्स मुद्दे जनरल टर्म है। रिस्क अवर्स मतलब
जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको रिस्क लेने के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, ऐसे लोगों को रिस्क अवर्स बोला जाता है। और रिस्क न्यूट्रल मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एक्स्ट्रा रिस्क वैसे ले लोगे, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है, तो वो सब ठीक है। फिर नो आर्बिट्राज लिखा है, तो मैंने पहले भी आर्बिट्राज आपको समझाया हुआ है कि अगर अलग अलग मार्केट्स में भाव अलग अलग हो जाए तो उसका फायदा उठा सकते हो। जहां पे सस्ता है खरीद लो, महंगा है बेच दो, और ये होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि दोनों जगह पे प्राइस लगभग सेम हो जाएगी या फेयर वैल्यू हो जाएगा, राइट। So that condition is called no arbitrage condition. मतलब it represents some kind of an equilibrium. अभी equilibrium आ गया, अभी ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर सब लिखा है, उसके बारे में टेंशन मत करना, मैं जो लिखवाऊं उतना लिख लेना। पेज 19 पे जो सब दिया है ना, सिर्फ नीचे रिस्क न्यूट्रल प्राइसिंग लिखा है। That term you should know कि डेरिवेटिव्स में हम जो यूज करते हैं ना, हमेशा आप फॉर्मूला देखोगे डेरिवेटिव्स में, तो जो रेट होगा ना वो रिस्क फ्री रेट होगा, राइट। क्योंकि डेरिवेटिव्स में क्या होता है, जो पे ऑफ होता है ना वो काइंड ऑफ पक्का होता है, राइट। कि सपोज स्टॉक खरीद लो, स्टॉक खरीद लिया, बराबर, और फॉरवर्ड या फ्यूचर्स सेल कर दो, बराबर, फॉरवर्ड या फ्यूचर्स सेल कर दो। तो जब आप स्टॉक खरीदते हो तो पे ऑफ कैसा होता है, ऐसा कि भाव बढ़ेगा तो प्रॉफिट और भाव घटेगा तो लॉस। और उसके सामने आपने फॉरवर्ड में सेल किया है, तो जब आप सेल करते हो तो उल्टा होता है कि भाव जब कम होता है तो प्रॉफिट और भाव जब बढ़ता है तो लॉस। बट पॉइंट इज कि इन दोनों को अगर एक साथ ले रहे हो, अगर ये दोनों पोजीशन को एक साथ ले रहे हो तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो अल्टीमेटली एकदम स्टेबल पे ऑफ होगा, राइट। लास्ट टाइम भी मैंने आपको पुट कॉल पैरिटी का डिटेल में थोड़ा समझाया था, उसमें भी क्या हो रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चाहे कुछ भी हो वो सेम ही आ रहे थे, राइट। तो डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि जो एक्सपायरी पे पे ऑफ है ना वो हमको पहले से पता होता है, ऐसी सिचुएशंस होती है कि वी ऑलरेडी नो क्या होने वाला है, तो इसलिए हम जो रेट यूज करेंगे वो रिस्क फ्री रेट होता है। वरना नॉर्मली क्या होता है कि हम रिस्क प्रीमियम लगाते हैं, राइट। सपोज मैं आपको 5 लाख रुपए एक साल बाद देने वाला हूं, सपोज दिस इज T0 एंड दिस इज T1, सपोज you are going to get 5 lakhs from me after 1 year, and मान लो आज की तारीख में इंडिया में रिस्क फ्री रेट इज 6%, बराबर। तो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो पैसा कौन देने वाला है, मैं देने वाला हूं, और मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, तो रिस्क है कि भाई 95% तो पैसा आ जाएगा, बस 5% रिस्क है। तो उसके कारण क्या होगा कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद 6%, आप मुझे 6% पे लोन नहीं दोगे, आप बोलोगे कि सर भाई 8%, 8% तो मैं लगाऊंगा, तो प्रेजेंट वैल्यू भी ढूंढोगे तो डिवाइड बाय 1.08 होगा, नॉट 1.06। मतलब जो एक्स्ट्रा 2% है वो मैंने रिस्क प्रीमियम लगाया। बट डेरिवेटिव्स में जो भी फॉर्मूला आएगी ना, डेरिवेटिव्स में अगर 5 लाख पे ऑफ आने वाला है एक साल बाद या जो भी, तो इट इज अश्योर्ड, राइट। वो चाहे भाव ऊपर हो नीचे हो कुछ भी हो, पक्का है। इसलिए अगर ये डेरिवेटिव्स वाला होता तो इट वुड हैव बीन 5 लाख अपॉन 1.06। So this practice is called risk neutral pricing। ये जो मेथड है, क्योंकि रिस्क का हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो पक्की बात है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिस्क न्यूट्रल प्राइसिंग, ठीक है। और उसके नीचे लिखा है रेप्लिकेशन, उसके नीचे क्या लिखा है, रेप्लिकेशन, राइट। और रेप्लिकेशन का इंग्लिश में क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेशन, कॉपी करना ना, रेप्लिकेट करना मतलब कॉपी करना। तो वही मतलब है कि कई बार क्या होता है कि आपको सिमिलर रिजल्ट लाने के लिए
कुछ चीजें कंबाइन करनी पड़ेगी। अगेन पुट कॉल में देखा था कि 1 पुट प्लस 1 स्टॉक इज इक्वल टू 1 कॉल प्लस कैश। तो और एप्लीकेशन जैसा ही हुआ कि दोनों आपको सेम रिजल्ट देंगे। तो कई बार आर्बिट्राज करने के लिए आपको रेप्लिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, देन अगेन सब कुछ इग्नोर करो जो सब दिया है वो, राइट। अच्छा, जो नेक्स्ट एलओएस है 49B, वो देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू शुड अंडरस्टैंड कि जो वैल्यू है प्राइस है उसमें क्या फर्क है। तो एक बात याद रखो कि फॉरवर्ड फ्यूचर की जब बात हो रही हो ना, नॉर्मल हम डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, तो वैल्यू और प्राइस जनरली इक्विवेलेंट ही बोलते हैं, दे आर सिनोनिम्स, कि इसका वैल्यू इतना है या इसका प्राइस इतना है। फिर भी जनरली ऐसा होता है कि जो मार्केट में चलता है ना उसको प्राइस बोलते हैं, और हमने जो फेयर वैल्यू निकाला है कोई थियरी से या मॉडल से उसको वैल्यू बोलते हैं, बट स्टिल लार्जली दे आर सेम। लेकिन अगर फॉरवर्ड फ्यूचर्स की बात हो रही है, अगर फॉरवर्ड फ्यूचर्स की बात हो रही है तो यू हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, राइट। सो प्राइस जो है वो प्राइस है, भाव, ठीक है, और वैल्यू जो है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस। द कीवर्ड इज प्रॉफिट और लॉस, कीवर्ड इज प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें क्या है कि भाई सपोज मेरे यहां कोई स्टूडेंट आता है, राइट, मेरे यहां कोई स्टूडेंट आता है, बोले मेरे को CFA L1 करना है, बराबर, तो मेरा प्राइस है, राइट, मेरा एक प्राइस है तो 35, तो दैट इज प्राइस, वो भाव हुआ, बराबर। फिर वो ज्वाइन हो गया, वो ज्वाइन हो गया, बंदा ज्वाइन हो गया, राइट, सपोज ज्वाइन हो गया T0 पे, और एक महीना हो गया, एक महीना हो गया, बराबर। अच्छा, और अभी मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। तो वो बंदा ज्वाइन हो गया और वो एक महीने पढ़ा, उसने सारे बुक्स देखे और ये सब देखा, तो बोले ये तो सब कुछ मेरे को आता है, इसमें तो कुछ नया नहीं है, राइट, आई नो एवरीथिंग, बराबर। तो उसका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। मतलब उसने भाव तो नक्की हो गया, उसमें कुछ नहीं हो सकता, 35 हो गया, बट उसको अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लॉस जा रहा है, राइट। तो वो जो लॉस है दैट इज वैल्यू, राइट। वो एक नंबर रखेगा, यार इतना तो ये सब तो ठीक है, आई एम ओनली गेटिंग नॉलेज और वॉट एवर वर्थ 10,000 रुपीज, सो दैट एक्स्ट्रा 25 इज माई लॉस, राइट। समझ में आ रहा है, उसका लॉस तो मेरा मोस्टली फायदा, यार ये स्टूडेंट में सब आता है, मेरे तो बहुत कम मेहनत जाएगी, राइट। तो वो मेरा प्रॉफिट है। और उल्टा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, मेरा प्राइस तो फिक्स है, एक महीने बाद मुझे लग रहा है कि नहीं इसमें बहुत ज्यादा मेहनत होगी, तो मैं लॉस में होऊंगा, तो सामने वाला प्रॉफिट में होगा। सो जस्ट रिमेंबर कि जब इनिशिएशन होता है T0, तो हमेशा प्राइस कुछ होती है बट वैल्यू होती है 0, बिकॉज ना कोई प्रॉफिट में होता है ना कोई लॉस में होता है, वरना ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं, राइट। तो जब चालू होता है डेरिवेटिव तो वैल्यू इज 0, फिर जैसे जैसे टाइम
इलेप्स होता है, टाइम आगे जाता है, तो सिचुएशन चेंज होती है, तो एक पार्टी प्रॉफिट में होगी, एक लॉस में होगी, तो वो प्रॉफिट और लॉस का जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज कॉल्ड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड या फ्यूचर। दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। समझ में आया? ठीक है, ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, सर फॉरवर्ड की वैल्यू निकाल के क्या मतलब होगा, क्योंकि वो सेटल तो डेट पर ही हो जाना है। हाँ लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सपोज 6 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज आई एम सम कंपनी, सपोज आई एम टाइटन, राइट, मैं ज्वेलरी बनाता हूँ, तो मैंने गोल्ड में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है हेजिंग के कारण, बराबर। अब उसकी एक्सपायरी तो मान लो जुलाई में है, बट सपोज 31 मार्च को मेरे को बुक्स क्लोज करनी है, तो इवन अकाउंटिंग नॉर्म्स ऐसे होते हैं कि आपको वो जो फॉरवर्ड है उसकी वैल्यू, प्रॉफिट जा रहा है, लॉस जा रहा है, क्या है, वो बैलेंस शीट या P&L में दिखाना पड़ेगा। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई वैल्यू निकालनी पड़े। या कुछ ऐसा हो गया कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, 2 महीने बाद मुझे बाहर निकलना है, मेरा और इसका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, आफ्टर 2 मंथ्स देयर इज समथिंग आई वांट टू गेट आउट, तो एंड यू आर नेगोशिएटिंग कि मेरी पोजीशन तू ले ले और इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तू और मैं नेगोशिएट करेंगे, तो फिर से हिसाब करना पड़ेगा कि मेरी पोजीशन में क्या प्रॉफिट और लॉस जा रहा है, राइट। तो देयर आर मेनी रीजंस व्हाई वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड और फ्यूचर। ठीक है, ओके, नाउ सी अगेन वी आर कमिंग टू दैट पार्ट कि जिसमें कैलकुलेशन वैसे पूछते तो नहीं है, but still there will be some expressions, some formulae which you have to understand and for safety remember। ठीक है, क्योंकि अब तक तो कभी भी पूछा नहीं है, राइट, बट ये जो नई बुक्स है उसमें एक छोटा एग्जांपल डाल दिया है, तो छोटा मोटा एग्जांपल पूछ भी सकते हैं, राइट। See, the topic is forward futures pricing, मतलब हम जो भाव नक्की करते हैं शुरुआत में फॉरवर्ड का, वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, राइट। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज 1 year 1 तोला गोल्ड, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फॉरवर्ड, इस पे 1 तोला सोने पे, बराबर। और आज की तारीख में स्पॉट जो प्राइस है, कितना चल रहा है सोने का भाव? 49,000 बराबर, पर तोला 49,000 चल रहा है, बराबर। और मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, दिस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और आपको खरीदना है, मेरे को बेचना है 1 साल बाद, बराबर। तो हम लोग अभी नेगोशिएट करेंगे, तो आप मुझसे पूछोगे कि भाई कितने में दोगे 1 साल बाद, राइट। तो मुझे कुछ तो हिसाब लगाना पड़ेगा, मुझे कुछ तो हिसाब लगाना पड़ेगा क्या भाव बोलूं, बराबर। एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, तो मैं मेंटली क्या कैलकुलेट करूंगा कि भाई मेरे को सोना 1 साल बाद देने का है, आई वांट टू डिलीवर 1 तोला गोल्ड आफ्टर 1 year, तो अभी क्या भाव चल रहा है? 49,000, मतलब मुझे अभी कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा? 49,000। और सपोज पैसा मेरे पास है नहीं, तो लोन लेना पड़ेगा, राइट। सपोज मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 6% है, राइट, तो रिस्क फ्री रेट इज 6%, तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा कि मेरे को रीपे कितना करना आएगा? 49,000 इंटू 1 + 6% और 1 साल है, isn't it? तो जरा देखो ये क्या आंसर आया,
51,940 करेक्ट, इजंट इट? तो ये मैं बोल दूंगा आपको कि ये जो है उस पर ट्रांजेक्शन करेंगे, ये जो भाव आया 51,940 उस पर ट्रांजेक्शन करेंगे और उस पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे ज्यादा बताऊंगा तो आप लोग भी आपका हिसाब करोगे। मैं समझ बोलूं 53,000, तो आप बोलोगे क्यों 53,000 क्यों बोल रहा है ये, आज अभी इतना भाव चल रहा है, इंटरेस्ट रेट इतना है, तो एक साल बाद यही होना चाहिए, राइट? तो हेलो, तो इतने पे ही ट्रांजैक्शन हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात? सो ये जो फॉर्मूला है, ये जो मैंने लिखा उसको फॉर्मूला में लिखूं तो F0 इज इक्वल टू S0 1 प्लस R by 100 raised to T, isn't it? F0 is equal to S0 1 plus R by 100 raised to T. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड या फ्यूचर का प्राइस, ये भाव नक्की करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? इजी है ना? बिल्कुल लॉजिकल है। सर अगर ज्यादा प्राइस पे अगर स्ट्राइक प्राइस अगर ज्यादा रखा है, स्ट्राइक प्राइस हाँ, अगर मतलब ये वाला दोनों ने नहीं सेटल, दोनों ने मतलब मान लिया कि 50,000 पे खरीद लूंगा मैं, बिकॉज वो बोल रहा है कि भाव बढ़ने के चांसेस है, तो आई वुड सेल यू एट 49। 49 तो अभी का भाव है, हाँ, एक साल का तो भाव हमने 51,940 कैलकुलेट किया। अब बोलो क्या बोल रहे हो तुम? तो अगर लाइक वो स्ट्राइक प्राइस सेटल किया उन्होंने 50,000, नहीं करेगा, क्यों कोई करेगा? 50,000 पे मैं नहीं मानूंगा, मैं सेलर हूं, क्योंकि मेरा 49,000 फंड तो अगर एक साल के लिए ब्लॉक हो रहा है, हाँ, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर आई शुड गेट दिस मच, अदरवाइज आई विल बी इन अ लॉस। तो आज मतलब जितने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सारा स्पॉट प्राइस पे ही होंगे। स्पॉट प्राइस नहीं, ये फॉरवर्ड प्राइस पे। हाँ, मतलब स्पॉट प्राइस इनटू रिस्क हाँ, रेट। ये भाव आज की तारीख में हाँ, एक साल वाले जितने भी भाव होंगे हाँ, वो मोर और लेस ये ही फिगर पे डिसाइड होंगे, अच्छा, 51,940। क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर नीचे होगा तो या तो लॉन्ग वाली पार्टी या शॉर्ट वाली पार्टी लॉस में होगी, तो वो कोई मानेगा ही नहीं, समझ रहे हो? और ऐसा नहीं सोचने का कि इसमें तो प्रॉफिट नहीं होगा तो क्यों करेंगे, ऐसा नहीं होता। कि प्रॉफिट लॉस का मोटिव तो अलग होता है, राइट? सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, तो मैं ये भाव मान जाऊंगा, लेकिन मेरा व्यू क्या है कि इसके बाद स्पॉट प्राइस घटेगा, कि कल परसों ये 49 खुद 48 46 होने वाला है, इसलिए मैं बेच रहा हूं। और आपको लगता है कि नहीं, पागल है सामने वाला, तो बढ़ेगा 60,000 फंसे। मीट एनी ज्वेलर, कभी भी ज्वेलर को मिलते हो ऐसे ही बोलता है, अरे साहब 1 लाख लास्ट 10 years they have been proved to be right, but still बिल्डर को मिलोगे तो बोलेगा बिल्डिंग की भाव बढ़ने वाली है, राइट? तो दोनों का व्यू अपोजिट हो सकता है, इसलिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बट ट्रांजैक्शन तो यही भाव पे हो 51,940। उसके बाद सोने का भाव बढ़ेगा तो लॉन्ग वाला जीतेगा, घटेगा तो शॉर्ट वाला, राइट? बट द ट्रांजैक्शन विल हैपन एट दिस प्राइस। दिस क्लियर? और ये जो 1 प्लस आर वाला टर्म है ना, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट इज अ फाइनेंसिंग कॉस्ट, इट इज जस्ट अ फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो इसको कॉस्ट ऑफ कैरी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैरी। अच्छा, तो फाइनेंसिंग कॉस्ट तो हमने देख ली, बट स्टोरेज कॉस्ट भी हो सकता है, स्टोरेज कॉस्ट भी हो सकता है, राइट? तो ये जो फॉर्मूला है उसके अलग अलग वर्जन है, ये सबसे बेसिक है। देखो, अगर आपको स्टोरेज बोले, ये सपोज मैं ये हिसाब लगा रहा हूं और मुझे पता है कि भाई 500 रुपए तो स्टोरेज लगेगा, मेरे को बैंक में लॉकर खुलवाना पड़ेगा और वो सब है, तो 500 रुपए तो स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, तो मैं क्या करूंगा? भाव उतना बढ़ा दूंगा। आपको ये जो कोट कर रहा हूं उसमें 500 रुपए अप्रोक्सीमेटली ज्यादा कर दूंगा, और एग्जैक्ट क्या होगा, ये जो स्पॉट प्राइस है ना S0, उसमें प्लस स्टोरेज कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू वो ऐड कर दूंगा, क्योंकि सब कुछ प्रेजेंट वैल्यू पे लाना जरूरी है, क्योंकि स्पॉट प्राइस मतलब आज की तारीख में है, इसलिए।
और फिर अगेन 1 प्लस आर तो आएगा ही, समझ में आ रहा है? 1 प्लस, अगर स्टोरेज कॉस्ट आपको दिया है रुपीस में या डॉलर्स में, और अगर वो प्रेजेंट में नहीं है तो प्रेजेंट टर्म्स में ले आने का, और फिर 1 प्लस आर, राइट? सिमिलरली अगर कुछ ऐसा है, कि कुछ फायदा होने वाला है, मतलब कुछ इनफ्लो आने वाला है, इसमें 500 रुपए सपोज स्टोरेज कॉस्ट है, राइट? बट मुझे ऐसा पता है कि मेरी सोसाइटी में सामने कोई ज्वेलर रहता है और उसको मैं दे दूंगा ना तो वो मुझे 1000 रुपए देगा, सपोज पूरे साल में 1000 रुपए देगा। जस्ट लाइक स्टॉक्स में डिविडेंड होता है, बॉन्ड है तो इंटरेस्ट मिलता है, मतलब आपके पास जो एसेट पड़ी रहने वाली है टाइम ड्यूरेशन, उसके दरमियान कोई भी इनकम अगर आने वाली है तो उसके कारण क्या होगा, भाव नीचे जाएगा ना, उसके कारण भाव आपको कम करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ दिया है S0 प्लस स्टोरेज का प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन बेनिफिट का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो माइनस करने का, राइट? एंड देन अगेन 1 प्लस R by 100 रेज टू T, समझ में आया? ठीक है, तो मैं जो लिखवा रहा हूं उतनी चीजें अभी लिख लो, क्योंकि बुक में इन लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। फ्यूचर्स का भी वैल्यूएशन सेम सेम सेम। दूसरी चीज, जो CFA की टेक्स्ट बुक है ना, ये तो लॉजिकली समझ में आया, यहां तक तो लॉजिकली समझ में आया। तो इसको वो लोग ऐसे भी लिखते हैं कि S0 माइनस नेट कॉस्ट ऑफ कैरी, मतलब नेट कॉस्ट ऑफ कैरी का मतलब क्या हुआ कि बेनिफिट का प्रेजेंट वैल्यू माइनस स्टोरेज कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू। तो ऐसे भी पूछे तो हमको आना चाहिए। सब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में तो स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट होती है, बट डिसाइडेड तो होती है ना। हाँ तो मतलब जैसे अभी स्पॉट इतना चल रहा है, हाँ तो फ्यूचर्स का प्राइस इतना है, तो वो जो दिखता है फ्यूचर्स का प्राइस वो इसी लॉजिक से डिसाइड होता है। और लेकिन अगर स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट है, स्ट्राइक प्राइस नहीं होती फॉरवर्ड फ्यूचर, अच्छा वो तो ऑप्शंस में होती है। स्ट्राइक प्राइस इज ओनली इन ऑप्शंस, नॉट फॉरवर्ड फ्यूचर। तो सर इफ आई डिसाइड कि 100 रुपए की भाव पे मैं खरीद लूंगा, तो वो 100 स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी ना? उसको स्ट्राइक प्राइस नहीं बोलते, प्राइस बोलो, प्राइस। ओके, सपोज तुमने फॉरवर्ड या फ्यूचर में नक्की किया कि ये भाव पे बेचूंगा, हाँ जैसे यहाँ पे 451,940 था, हाँ, तो वो प्राइस हो गया, वो डिसाइड हो गया, तो सर ट्रांजैक्शन वही भाव पे होगा। आज अगर 100 रुपए का भाव है एंड अगर जो शॉर्ट जो सेलर या बायर जो है सामने हाँ, वो अगर हाँ। बोल रहा है कि भाव तो बढ़ने ही वाला है और मार्केट मार्केट वाला वो कोई मतलब नहीं है। नहीं, तो मतलब वो बायर और सेलर एक भाव नक्की करेंगे, हाँ वो स्पॉट 100 है, अच्छा, तो बायर और सेलर को एक भाव फॉरवर्ड के लिए कोई नक्की भी करना पड़ेगा। प्राइस है ऑलवेज स्पॉट प्राइस ही यूज। हाँ हाँ, यस यस, फॉर्मूला जो होगा उसमें हमेशा स्पॉट प्राइस अभी का यूज होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड करते हैं? स्पॉट प्राइस वो तो मार्केट में चलता है ना, जैसे अभी इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड है, उसका रोज रेट पता चलता है, डेली बेसिस डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होता है, लेकिन मोर और लेस कांस्टेंट होता है। ओटीसी में कैसे डिसाइड होता है? रेट तो यही रहेगा,
उसमें सिर्फ एक्सचेंज बीच में नहीं आएगा, दो लोग डायरेक्टली नेगोशिएट करेंगे, बट लॉजिक यही रहेगा। ठीक है, पेज 22 पे नीचे एग्जांपल देखो। Using a risk-free rate of 2%, calculate the no arbitrage futures price for a 1-year contract at initiation for an asset with spot price 125 और net cost of carry 2, right? तो जो फॉर्मूला है नेट कॉस्ट ऑफ कैरी स्पॉट में से माइनस कर देने का, मतलब 125 माइनस 2 123 और 2% और 1 साल ही है, मल्टीप्लाई बाय 1.0 इजी। अच्छा, फिर दूसरी चीज याद रखो, ये सब लिख लिया। अच्छा, ये फॉर्मूला भी लिख के रखो, कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चंस अगर है वो काम में आएगा, राइट? कि अगर स्टोरेज का कॉस्ट और बेनिफिट जो है वो अगर रुपया डॉलर में दिया है तो ऐसा करेंगे, बट वो परसेंटेज में भी दे सकते हैं ना। सपोज गोल्ड है, उसमें रिस्क फ्री रेट 6%, स्टोरेज कॉस्ट 1% और मुझे भाड़ा मिलेगा, रेंट मिलेगा 2%, समझ रहे हो? सपोज रिस्क फ्री रेट इज 6%, storage cost is given in percentage 1%, and some benefit, say rent, is going to be 2%, right? तो सीधा क्या करेंगे, S0 into 1.06, सपोज 1 साल ही है, into 1.01 और डिवाइड बाय 1.02, करेक्ट? तो अगर परसेंटेज में है तो इस तरह का दिखेगा, राइट? और जो बेनिफिट की बात हो रही है ना, बेनिफिट की बात हो रही है ना, तो एक टर्म है कन्वीनियंस यील्ड। There is a term called convenience yield that you should know, right? उसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब लिख लो, मैं लिख देता हूं। कन्वीनियंस यील्ड मतलब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ फिजिकली ओनिंग सम एसेट। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ एसेट्स ऐसी होती है और मार्केट में कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ सट्टा नहीं करना है, जिनका कुछ अंडरलाइन प्रोसीजर है, प्रोसेस है, और उसके लिए कमोडिटी की जरूरत है। सपोज इंडिया का वेस्टर्न रीजन है, उसमें कपास है, रू कॉटन, उसका ट्रेड होता है सपोज, बराबर? तो सपोज उसमें सबसे बड़ा प्लेयर सपोज अरविंद मिल्स है, राइट? और उसमें कैसा है कि उसके गोडाउन में काफी कॉटन पड़ा है और उसका रिसर्च डिपार्टमेंट ऐसा बोलता है कि कॉटन का भाव 10% गिरेगा नेक्स्ट 3 महीने में, कॉटन का भाव 10% गिरेगा नेक्स्ट 3 महीने में। तो अगर अरविंद मिल्स सिर्फ सट्टा कर रहा है तो क्या करेगा, अभी बेच देगा और 3 महीने बाद ले लो, तो 10% आपका बन जाएगा। But the main reason why Arvind Mills is maintaining stock
is that it has got a production process to maintain, to support, right? तो भले ही रिसर्च डिपार्टमेंट ऐसा बोले कि 10% गिरने वाला है, अरविंद मिल कॉटन बेचेगा नहीं, क्योंकि इट हैज टू एश्योर इट्स प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉनेटरी फायदा हो सकता है लेकिन वो बेच नहीं रहा है, दैट मींस उसको कोई और फायदा मिल रहा है। तो और फायदा क्या है मुझे वो पता नहीं, वो हर एक प्लेयर के लिए अलग अलग होगा, बट कुछ उसको कन्वीनियंस मिल रहा है पकड़ के रखने से, फिजिकली रखने से उसको कुछ फायदा हो रहा है। तो दैट काइंड ऑफ एन एडवांटेज और बेनिफिट इज कॉल्ड कन्वीनियंस यील्ड, इसको बोलते हैं कन्वीनियंस यील्ड। और ये जनरली फाइनेंशियल एसेट्स में नहीं होता है, ये रियल एसेट्स में ही होता है, जो कमोडिटीज होती है उसमें ही होता है, ठीक है, कन्वीनियंस यील्ड। अच्छा, फिर पेज 21 पे आ जाओ। यहाँ पे अपनी फॉर्मूला थोड़ी अलग है, लिख लो, मैं समझाता हूँ। और ये फॉर्मूला इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बाद में L2 में या कोई और कोर्स में करोगे तो यही लॉजिक से हमको करना पड़ेगा। वैल्यू मैंने पहले ही बता दिया कि वैल्यू मतलब क्या, और ये फॉरवर्ड लिखा है लेकिन फॉरवर्ड या फ्यूचर दोनों हो सकता है, राइट। वैल्यू मतलब क्या, ये जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू, राइट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गेन और लॉस। और ये जो फॉर्मूला है ना वो लॉन्ग के लिए है, तो लॉन्ग वाले का प्रॉफिट और लॉस मतलब F0 माइनस के। F0 मतलब क्या, अभी हमने सारी फॉर्मूला लिखी ना कि आज की तारीख में जो स्पॉट प्राइस और रिस्क फ्री रेट और सब है उसके हिसाब से जो F0 निकलेगा वो F0 है, मतलब अभी जो फॉरवर्ड प्राइस है वो। और के मतलब क्या कि जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर चालू किया था तब क्या डिसाइड किया था, समझ में आ रहा है। सपोज मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया, स्पॉट प्राइस क्या है 49,000 है, फॉरवर्ड क्या निकला था 51,000 समथिंग निकला था, बराबर। तो हमने उस भाव पे सौदा कर दिया। सपोज आप लॉन्ग गए थे, आप लॉन्ग गए थे 51,940 पे, सपोज 2 महीना हो गया, या 2 महीना छोड़ो 3 महीना हो गया, और 3 महीने के बाद स्पॉट प्राइस 55,000 हो गया। 3 महीने के बाद स्पॉट प्राइस 55,000 हो गया, अंडरस्टूड। तो उस टाइम अगर स्पॉट प्राइस 55 हो गया है तो फॉरवर्ड भी चेंज हो जाएगा। सपोज नया फॉरवर्ड क्या आया, सपोज 58,000 आया,
सपोज नया फॉरवर्ड 58,000 आया, तो आप तो लॉन्ग हो, आपने क्या डिसाइड किया था कितने भाव पे मिलेगा? 51,000 समथिंग। अभी क्या भाव है नया फॉरवर्ड? 58,000। मतलब आपको 6,500-7,000 का फायदा हुआ, लेकिन वो 6,500-7,000 का फायदा कब होगा? आफ्टर 9 मंथ्स। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो, उसका क्या ले लो? प्रेजेंट वैल्यू, राइट? दैट इज द लॉजिक। सो लुक एट दिस एग्जांपल। 21 पे देखो एग्जांपल दिया है। लुक एट पेज 21 एग्जांपल। क्या लिखा है? Investor took a long position in a 1-year forward contract at price of 35। मतलब हमने 35 पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था, मतलब हमारे नोटेशन में K is 35 जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, बराबर। रिस्क रेट 3%। आफ्टर 9 मंथ्स हैव पास्ड, तो अगर 9 मंथ्स पास हो चुके हैं और ओवरऑल टाइम क्या था? 12 महीने थे, तो अभी टाइम कितना बचा? 3/12.25। अभी स्पॉट प्राइस क्या दिया है? 36 दिया है, बराबर। रिस्क फ्री रेट क्या है? 3% है। तो नया F0 ढूंढो, नया F0 ढूंढो। F0 is equal to S0 1 plus RF raised to T। 36.27 कितना आया? 36.27, बराबर। आपने फॉरवर्ड में लॉन्ग गए थे 35 पे, आज की तारीख में नया फॉरवर्ड भाव है 36-27, isn't it? And if you want you can lock in this profit। सपोज पुराना फॉरवर्ड मेरे साथ किया था, अभी 3 महीने के लिए फॉरवर्ड इसके साथ कर रहे हो, राइट? तो 35 और 36-27 इतना प्रॉफिट आपका हो गया। ये जो फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ लॉन्ग इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ F0 क्या है? 36.27। ऑलरेडी एग्रीड प्राइस क्या है? 35, मतलब 1.27 का प्रेजेंट वैल्यू। रेट क्या चल रहा है? 3%। टाइम कितना बाकी है? 0.25। सो फाइंड करो, आंसर आ जाएगा 1.26। बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस लॉजिक। ये पुराना भाव एग्री किया था 35, अभी हालात बदल चुके हैं, तो नया फॉरवर्ड भाव मिलेगा 36-27। तो 1.27 प्रॉफिट है जो एंड में मिलेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू, उसका प्रेजेंट वैल्यू। अंडरस्टूड? ऑनलाइन एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. ठीक है। फाइन, फिर से फर्स्ट चैप्टर में आ जाओ। पेज 8 स्वैप दिया है, वो सिर्फ एक बार पढ़ लो। पेज 8 48.2 उसमें स्वैप्स लिखा है, वो पढ़ लो।
हाँ मतलब फॉर सम रीजन, पर ऐसा बोल नहीं सकते कि लोगों को लग रहा है प्राइस घटने वाला है, वो किसी को हेजिंग कर रहा है इसलिए वो शॉर्ट पोजीशन दे रहे हैं। बट इतना है कि ज्यादा लोगों को शॉर्ट पोजीशन लेना होगा तो भाव तो घटेगा। पढ़ लिया ऑल ऑफ यू? तो स्वैप्स है ना, वो ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर अ सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा बोल सकते हैं दे आर अ सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और वो जो बुलेट्स दिए हैं वो फॉरवर्ड जैसे बहुत एस्पेक्ट्स में है, दे आर ओटीसी इंस्ट्रूमेंट्स, स्टैंडर्डाइज नहीं होते, कस्टमाइज होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स ही उसमें जनरली पार्टिसिपेट करते हैं। और ओटीसी है तो इट्स लाइक काउंटर पार्टी रिस्क इंपॉर्टेंट होगा, क्रेडिट रिस्क इंपॉर्टेंट होगा, राइट? इन लोगों ने जो प्लेन वैनिला स्वैप लिखा है ना, वो हम थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे काम करेगा। See, suppose there is some company XYZ. और ऐसा लिखना है लिख लो।
See, this is how a interest rate swap will work, right? Plain vanilla interest rate swap will work. Suppose कंपनी XYZ है, वो ऐसा डिसाइड करती है कि I will pay 6% फिक्स and I will receive floating, और जब भी फ्लोटिंग होता है तो कोई रेफरेंस करना पड़ता है. तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में लंदन का रेट होता है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, तो दैट इज कॉल्ड लाइबर, राइट? तो लाइबर प्लस 3% ऐसा डिसाइड हो गया. और ये कंपनी क्या कहलाएगी? कंपनी फिक्स रेट पेयर, फ्लोटिंग रेट रिसीवर. और जो सामने वाली पार्टी होगी, मैंने ड्रॉ नहीं किया है, तो उसका उल्टा होगा, राइट? अब सपोज ये ब्याज का कैलकुलेशन किस पे होगा? तो मान लो 1 करोड़ पे होगा. कितने टाइम चलेगा? टेनर 3 इयर्स. और सेटलमेंट कब कब करना है? तो वैसे तो क्वार्टरली और ऐसा भी होता है, बट वी आर अज्यूमिंग फॉर सिंप्लिसिटी एनुअल, राइट? और ये जो 1 करोड़ है ना, उसका कोई लेन देन होता नहीं है. इट इज जस्ट फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन. सो इट इज कॉल्ड नोशनल प्रिंसिपल. तो बोलते हैं नोशनल प्रिंसिपल. तो क्या होगा? मिले पे कर रहे हैं हमेशा 6%. तो 1 करोड़ का 6%, मतलब 6 लाख 6 लाख 6 लाख ये पे करना है. शुरुआत में तो कुछ होता ही नहीं है, T0 पे कुछ पे नहीं करना, बराबर. 1 साल बाद जो ये होगा लाइबर वाला, उसमें 2% लाइबर गिना जाएगा. इंटरेस्ट रेट जब टेन्योर चालू होता है तब का गिनना पड़ता है. तो T0 पे 2% है, तो 2 + 3 5%. 1 करोड़ का 5% मतलब 5 लाख मिलेगा. फिर 3% है, तो 3 + 3 6%, तो 6 लाख मिलेगा. फिर 5% है, तो 5 + 3 8, तो 8 लाख मिलेगा. और जनरली नेट ऑफ होता है कि मेरे को क्या देना और क्या लेना है, वो नेट करके जो कैश फ्लो है वो हो जाएगा. लास्ट वाला 1% लाइबर का कोई मतलब है नहीं, उसका कोई मतलब है नहीं. ठीक है? दिस इज हाउ अ स्वैप विल वर्क. ये प्लेन वैनिला इंटरेस्ट रेट स्वैप है. अगर दोनों साइड फ्लोटिंग है, सपोज ये लाइबर प्लस 3 है फ्लोटिंग, और सामने भी फ्लोटिंग है, सपोज माइबर प्लस 2%, मुंबई इंटरबैंक रेट, मतलब 2 फ्लोटिंग है तो उसको बेसिस स्वैप भी बोलते हैं. ठीक है? तो दिस इज व्हाट यू मीन बाय अ स्वैप, प्लेन वैनिला स्वैप. ठीक है? डेरिवेटिव्स में प्लेन वैनिला मतलब सिंपल, एकदम बेसिक इंस्ट्रूमेंट, और फिर उसमें ज्यादा फीचर्स ऐड करो देन बिकम्स एक्सोटिक, राइट? तो उसको बोलते हैं एक्सोटिक. तो ये सबसे बेसिक टाइप का स्वैप है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? जरूर रेट स्टार्टिंग में फिक्स हो जाएगा कि इस साल लाइबर क्या है. हाँ, मैं तेरे को लोन दूं, मैं ऐसा बोलूं कि हर साल अपने चेंज करेंगे, और पहला हफ्ता 1 साल बाद, तो पहला हफ्ता जो है उसका रेट तो आज नक्की करना पड़ेगा. आज जो मैं तेरे से 365 दिन बाद जो ब्याज लूंगा, वो इंटरेस्ट रेट आज तो तेरे को और मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा. तो इसलिए यहाँ से चालू होगा. क्योंकि तो उस दिन जो लाइबर होगा सेटलमेंट डेट पे, उसका तो नहीं. उसका मतलब नेक्स्ट में है ऐसा. ठीक है? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है. तो ये थी स्वैप्स की कहानी चैप्टर 1 में. Then come to page 23.
दूसरी चीज स्वैप में एक चीज याद रखना कि हमने जो अभी एग्जांपल लिया ना, उसमें जो फिक्स रेट वाला रेट होता है ना 6%, दैट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ द स्वैप, राइट। जो फिक्स रेट होता है ना उसको बोलते हैं प्राइस ऑफ द स्वैप। अगेन जब स्वैप चालू होगा तो ना कोई फायदे में होगा ना कोई नुकसान में होगा, लेकिन जब टाइम आगे जाएगा, सपोज मैंने बोला 3 साल का स्वैप, राइट, तो 6 महीना या 1 साल या जो भी है, वो टाइम जैसे जैसे जाएगा वो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बदल गए होंगे। इट्स जस्ट लाइक एफडी। सपोज आज मैं एफडी करूं 5.5% पे, तो दैट इज कॉल्ड प्राइस एंड आई एम एक्सेप्टिंग 5.5 बिकॉज मार्केट में मेरे लिए वही बेस्ट है। अब मैंने 3 साल की एफडी कर दी, अब 1 साल बाद तो मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट 60% चल रहा है, तो मैं नुकसान में गया। तो दैट इज द वैल्यू, जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द स्वैप। स्वैप में ऐसा ही होगा, शुरुआत में जो फिक्स रेट है 6%, दैट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ द स्वैप, और वैल्यू मतलब आगे चल के जो प्रॉफिट लॉस होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ द स्वैप। अच्छा, पेज 23 पे देखो एफआरए लिखा है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, तो वो भी हमको समझना पड़ेगा। व्हाट इज एन एफआरए? So let us take an example, और ये एग्जांपल लिख लेना वरना पता नहीं चलेगा क्या है ये सब। सी सपोज एक्स और वाई दो पार्टीज है प्राइवेट, वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि एक्स बोलता है मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी, राइट, तो मैं बोरो करूंगा। वाई बोलता है मेरे पास बहुत पैसा है, मैं लेंड करूंगा, राइट। कितना? बोले 1 लाख, राइट, और कितने टाइम के लिए? तो 3 महीने के लिए, और रेट भी अभी से नक्की कर लो, रेट डिसाइड कर दिया 7%, राइट। अभी बोरिंग लैंडिंग नहीं हो रहा है, होने वाला है आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने बाद वाई लैंड करेगा, एक्स बोरो करेगा 1 लाख रुपए 3 महीने के लिए और 7% पे, ठीक है। तो टाइमलाइन पे कैसे दिखेगा ये? डिसीजन आज हुआ T0, ट्रांजैक्शन होने वाला है 6 महीने बाद और 3 महीने के लिए, तो T0, T6, T9, और 6 और 9 के बीच जो ट्रांजैक्शन होने वाला है वो 1 लाख है, राइट, और 7% रेट है, राइट। तो ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, राइट। और सोच के देखो कि आज एफआरए तो हो गया, फिर टाइम इलैप्स होगा, बराबर, टाइम इलैप्स हो गया और 6 महीने खत्म हो गए, तो जब लोन लेने का और देने का टाइम आया, तब मान लो मार्केट में रेट चल रहा है 8%, मार्केट में रेट चल रहा है 8%, तो कौन जीता, बोरोवर या लेंडर? बोरोवर। तो भले ही मार्केट में 8% उसको तो 60% भी मिलेगा, और बोरोवर मतलब लॉन्ग, एफआरए में बोरोवर मतलब लॉन्ग और लेंडर मतलब शॉर्ट। तो अगर रेट बढ़ गया तो लॉन्ग विंस, और मान लो मार्केट में तो रेट 5% ही चल रहा है उस दिन, तो लेंडर जीत गया, राइट। ये मार्केट में तो 5% ही ब्याज मिलता मेरे को, इसमें तो 60% मिलेगा, तो शॉर्ट विंस, राइट। तो ये एक टाइप का क्या हुआ, रेट पे सट्टा लगा रहे। अब ये सब भूल जाओ, पैसा चाहिए था नहीं चाहिए था। और एफआरए में भी अगेन एक्चुअली 1 लाख रुपए का कुछ लेन देन होता नहीं है, राइट। सिर्फ हम रेट पे सट्टा खेल रहे हैं
कि 6 महीने बाद 3 महीने वाला रेट कितना निकलेगा। अगर 60% से ऊपर तो लॉन्ग को पैसा मिलेगा, 60% से नीचे तो शॉर्ट को मिलेगा। तो दिस इज हाउ एफआरए वर्क्स एंड अगेन इट इज बिटवीन टू प्राइवेट पार्टीज, सो इट इज ओटीसी, ये ओवर द काउंटर है, राइट। जैसे अभी गोल्ड के भाव पे सट्टा खेल रहे थे ना, ये इंटरेस्ट रेट पे सट्टा खेल रहे हैं, तो दिस इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, दिस इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ एफआरए विल वर्क। और ये जो T0 T6 T9 है ना, तो 6 और 9 है, तो इसको 6 क्रॉस 9 एफआरए बोलते हैं। या डेज में लिखूं तो 180 क्रॉस 270 एफआरए, राइट। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू, समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, फिर 24 पेज पे वो फिगर देखो, 24 पेज पे फिगर देखो। ये जो फिगर दिया है ना, क्या लिखा है? 30 डे एफआरए और 90 डे लाइबोर। 30 डे एफआरए ऑन 90 डे लाइबोर। तो इसका मतलब क्या समझने का, एफआरए 30 दिन का है, मतलब ट्रांजैक्शन 30 दिन बाद शुरू होगा। मतलब आज T0 T30 और 90 दिन का ट्रांजैक्शन होगा, मतलब 30 से 90 दिन मतलब 120, ऐसा एफआरए ये पीरियड को कवर कर रहा है, एफआरए ये पीरियड को कवर कर रहा है। और अब फिगर ए में देखोगे ना, तो क्या लिखा है? बोरो लिखा है, मतलब सपोज एफआरए में हम लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, एफआरए में हम लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, यहां मैं लॉन्ग लिखता हूं, करेक्ट। और अगर लॉन्ग है तो मैं बोरो करूंगा, तो कैश फ्लो के हिसाब से सोचो कि T30 को पैसे मिलेंगे और 120 दिन पे लौटाने पड़ेंगे, तो ऐसा प्लस माइनस हुआ। अब ये लोग नीचे क्या लिखा है? सिंथेटिक एफआरए। क्या लिखा है? सिंथेटिक एफआरए। तो सिंथेटिक एफआरए मतलब कि यही चीज हम आर्टिफिशियली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 30 और 120 दिन के बीच बोरो कर रहा हूं, isn't it? तो यही चीज मेरे को रिक्रिएट करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो व्हाट यू हैव टू डू इज, और ये एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फिर से टाइमलाइन कर दो, बराबर, और ये जो साइन है प्लस माइनस वो लिख देने की, बराबर, लेकिन 2 बार लिख दो, प्लस माइनस है ना, नीचे भी प्लस माइनस कर दो, बराबर। फिर ये प्लस के सामने ये माइनस कर दो, T0 पे उल्टा कर दो, मतलब ये एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ये एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा, बराबर। और यहां पे माइनस है ना, तो प्लस कर दो, ये दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया, ये दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया। तो अब आप देखो T0 पे क्या कर रहे हो, दे रहे हो, और 30 पे पैसा वापस आ गया, तो ये क्या चीज हुई, अभी पैसा दे दो और थोड़े टाइम के बाद वापस आ जाएगा, ये क्या हुआ? इन्वेस्ट हुआ, isn't it? तो दिस इज इन्वेस्ट फॉर 30 डेज। और ये क्या हो रहा है?
अभी पैसा ले लो और 120 दिन बाद लौटाना पड़ेगा, तो ये क्या हुआ, ये बोरो हुआ, तो यू बोरो फॉर 120 डेज। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोरो करूं 120 दिन के लिए और इन्वेस्ट कर लूं 30 दिन के लिए, तो असर 30 डे लॉन्ग एफआरए जैसा ही होगा। तो ऐसा इक्विवेलेंस का क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का इक्विवेलेंस का क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो बोलो। सर लेकिन मतलब सिर्फ 90 डेज के लिए क्यों नहीं उठाया पैसा, मतलब पूरा? ये तो एफआरए है, हाँ बट एफआरए के बदले अगर एफआरए मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो ये दो ट्रांजैक्शन करोगे ना तो भी असर वही होगी। अच्छा 90 डेज अवेलेबल नहीं है? हाँ हाँ, 90 डेज अवेलेबल नहीं है या फॉर सम रीजन, कभी कभी नहीं होता, आर्बिट्राज का फायदा उठाना है तो रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये और ये दोनों एक समान हो गए। Question, which of the following is equivalent to a long position in this FRA? तो फिर ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर इसमें हाँ ये दिया होगा और ये ऑप्शंस होंगे, मतलब ये होगा एक ऑप्शन, इसका उल्टा कर दिया होगा, फिर एकदम कुछ पॉइंटलेस 60 डेज का कुछ लिखा होगा, ऐसे ऑप्शन बनाएंगे। तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई कि इक्वल कौन सा हो रहा है, और इक्वल करने के लिए वही है, यहाँ प्लस माइनस लिख दिया ना, राइट, तो ये प्लस के सामने ये माइनस, ठीक, T0 let me just write 0 30 120, ये प्लस माइनस है बराबर, तो ये प्लस के सामने माइनस और ये माइनस के सामने प्लस, ये ट्रांजैक्शन ये ट्रांजैक्शन, वो सोच लो क्या हुआ, तो ऑप्शंस बन जाए। ठीक है, ऑनलाइन ऑल ऑफ यू। सर इसमें आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकती है? रेफरेंस रेट तो सेम ही होगा ना सबके लिए? Yes, sir. कभी कभी ये रेट अगर अलग है मार्केट में, गलत है, तो फायदा उठा सकते हैं लोग। मतलब अगर रेफरेंस रेट लाइबोर रखा है तो वो तो सेम ही रहेगा ना? नहीं नहीं लाइबोर नहीं, बट यहाँ पे हम एक रेट नक्की करते हैं ना, ये ट्रांजैक्शन कौन से पे होगा, अच्छा फिक्स रेट एक रखते हैं यहाँ पे, हाँ। उसमें अगर कुछ उसका वैल्यू प्लस माइनस है, उसका वैल्यू ऐसे ही होना चाहिए कि इन दोनों के, ये जो दो रेट्स है ना 30 और 120 दिन के, उसके जो रेट्स है ना उसके हिसाब से ये रेट आना चाहिए, बट अगर उसमें कुछ गलती है तो फायदा उठा सकते हैं। ओके, देन द लास्ट थिंग इज पेज 25 जो है, जो पेज 25 है उसमें ना एक तो लिखा है, देखो एलओएस दो दिए हैं, तो प्राइस एंड वैल्यू ऑफ स्वैप्स लिखा है, डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस ऑफ स्वैप्स, तो वो तो मैंने आपको समझा दिया कि जब स्वैप चालू होता है तो जो फिक्स रेट है दैट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ द स्वैप, फिर जैसे जैसे टाइम इलैप्स होगा कोई प्रॉफिट में होगा कोई लॉस में होगा, तो उसका जो वैल्यू है दैट इज वैल्यू ऑफ द स्वैप, वो तो ठीक है। अच्छा, पेज 25 पे नीचे सब तो लिखा है ना S2 माइनस F2 और वो सब, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया, F नहीं, F मतलब फिक्स 6% फिक्स था, और S ये लोग फ्लोटिंग बोल रहे हैं, तो जो अपने लाइबोर अलग अलग आ रहे थे तो हम तो उसका डिफरेंस ही ले रहे थे नेट ऑफ में, तो वो न्यूमेरिकल जो एग्जांपल था ना वो इन लोगों ने ऐसे सिंबल से समझाने का कोशिश किया है, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, बट वो वाला जो मैंने ड्रॉ किया था स्वैप वो समझ गए हो तो इनफ है। अच्छा, दूसरी जो चीज है कि कुछ तरह से जो स्वैप्स होते हैं ना वो एफआरए से सिमिलर होते हैं, मतलब इट इज नथिंग बट सीरीज ऑफ एफआरए, वो मेन चीज याद रखो कि अ स्वैप इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ एफआरए, राइट। जैसे हमने नहीं किया था कि मान लो 3 साल का स्वैप है, सपोज 3 साल का स्वैप है,
कैसा होगा T0, T1, T2, T3 ऐसा होगा, राइट। और यहां पे कुछ होगा, यहां पे कुछ होगा और यहां पे कुछ होगा, ऐसे ही पेमेंट्स होंगे, करेक्ट। तो ये जो पेमेंट्स है ये एफआरए हुआ, एफआरए जैसा ही हुआ ना, और ये भी एक एफआरए जैसा हुआ, राइट। इनिशियल में एफआरए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इनिशियल तो सबको पता होता है, बट वी कैन थिंक ऑफ अ स्क्वायर एज अ सीरीज ऑफ एफआरए, राइट। वो चीज एक याद रखनी है। और दूसरी चीज क्या है कि लेकिन स्वैप में क्या होता है कि फिक्स रेट नक्की होता है, फिक्स रेट क्या होता है, एक ही रहता है ना। जबकि एफआरए में क्या होगा कि हर एक एफआरए में जो फिक्स रेट होगा वो अलग हो सकता है, राइट। क्योंकि मार्केट के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि फिक्स रेट क्या रखना चाहिए। लेकिन स्वैप में तो हम रेट पहले से डिसाइड कर देते हैं। तो अगर आपको फिर भी ऐसा करना है कि स्वैप इज इक्वल टू सीरीज ऑफ एफआरएस, राइट। तो ईच एफआरए should have same fixed rate, isn't it? हर एक का फिक्स रेट सेम रखना पड़ेगा। तो उसके कारण क्या होगा कि जनरली डेरिवेटिव होता है ना, उसका इनिशियल वैल्यू 0 होता है। बट अगर आपको तोड़ मरोड़ के एक स्पेसिफिक नंबर रखना है तो ऐसा हो सकता है कि जो एफआरएस है ना उसमें किसी का वैल्यू प्लस होगा, किसी का वैल्यू माइनस होगा। तो उसके लिए एक टर्म है, उसके लिए एक टर्म दिया है ऑफ मार्केट फॉरवर्ड। पेज 26 में, पेज 26 में बीच में एक टर्म है ऑफ मार्केट फॉरवर्ड। तो ऑफ मार्केट फॉरवर्ड का डेफिनेशन लिख लो, इट्स अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट which has positive or negative value at initiation. Off market forward is equal to forward contract which has non-zero value at initiation. नॉर्मली तो हमेशा जीरो ही होता है वैल्यू, बट अगर कुछ कारणों ऐसा है कि नॉन जीरो वैल्यू है तो थियोरेटिकली इट इज कॉल्ड ऑफ मार्केट फॉरवर्ड। तो ये ऑफ मार्केट फॉरवर्ड का सिर्फ डेफिनेशन याद रख लेना, बाकी कुछ ज्यादा इसमें दिमाग मत देना, बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। हमने जितना डिस्कस किया है वो इनफ है, राइट। सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो, कुछ भी नहीं समझ में आया है, डाउट है। आज ही मतलब कैसे वैल्यू होगी? सॉरी, अगर आज ही वैल्यू है तो मतलब अगर जो लॉन्ग है उसकी वैल्यू है, लॉन्ग या शॉर्ट किसी की वैल्यू होगी, वो नॉर्मली मार्केट में ऐसा होता नहीं है। बट ये तो अगर आपको स्वैप इज इक्वल टू सीरीज ऑफ एफआरएस रखना है तो ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है। हेलो, हाँ वाली प्लीज डन। ठीक है, सो दैट इज डेरिवेटिव्स। 2 चैप्टर है, मैंने जिस तरह से करवाया है, सब्जेक्ट छोटा है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो सेकंड चैप्टर है ना वो बहुत डिफिकल्ट तरह से लिखा है। अदरवाइज वी टीच डेरिवेटिव्स इन सीएफए लेवल 2, एफआरएम, काफी डिटेल में आएगा डेरिवेटिव, बट इन्होंने सब जो लिखा है ना उतना कुछ कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो खास करके वो जो फॉर्मूला वाला था ना
वो सब पार्ट जो है ना वो ध्यान में रखना, लॉजिक ध्यान में रखना, डोंट गो बाय दीज एक्सप्रेशंस वरना कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है।